एज ए चीफ जस्टिस रोकने के लिए ये बंदीती में मबनी आपने ड्रग्स की है, ये हम नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब, अगर आपका ये ख्याल है कि इसका विक्टिम कैदी नंबर 804 है तो ये आपकी गलतफहमी है। आप भी इसके विक्टिम होंगे जब तक के 26वीं तरमीम की पिटीशन का फैसला सुप्रीम कोर्ट न कर ले। हमारा पुरजोर मुतालबा है जुडिशल कमीशन से कि आप 10 तारीख वाला इजलास फिल फौर मंसूख करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुकूमत ने हाई कोर्ट कम और लंडे का बाजार ज्यादा समझ लिया है कि जिसका जो जी चाहता है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भेज दे। भाई क्यों? उस खत के बाद उनकी सीनियरिटी को डिस्टर्ब किया जा रहा है। उनको सिर्फ अताब का निशाना बनाने की खातिर इन 3 जजेस को बदनीति की बिना पर लाया जा रहा है। हमें सुनवाई है कि आप उसको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगा रहे हैं, हम एजिटेट करेंगे। जब आपका आईन इस चीज की इजाजत देता है, आर्टिकल 200 बहुत वाजे है कि ये तमाम तरह इख्तियार जो है ये सदर पाकिस्तान का है। अगर इन तीनों जज साहिबान इनका कंसेंट ना होता तो फिर एक और सूरत हाल थी। कल को कोई गिलगित बल्तिस्तान चीफ कोर्ट से आ जाए या आजाद कश्मीर से आ जाए तो क्या उसमें भी प्रॉब्लम होगी? वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफ अनूर। नाजरीन, अभी पीका में जो तरामीम की थी हुकूमत ने, उसके ऊपर रद्द अमल आना बंद नहीं हुआ। जो अपोजिशन में पॉलिटिकल सियासी जमातें हैं उनकी तरफ से भी तनकीद आ रही है, सहाफ़ी भी एहतजाज कर रहे हैं, शोर बचा रहे हैं। अभी ये मामला भी हुकूमत ने, जिसको कहते हैं ना, हल नहीं किया था कि उन्होंने अपने लिए एक और तनाज़ा खड़ा कर दिया है, और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए जजेस उन्होंने की तैनाती की है। ये मामला जो था, इसके बारे में कयास राय तो हम कह सकते हैं काफ़ी दिन से ही हो रही थी, और पिछले दिनों में बहुत जो हम कह सकते हैं कि ड्राइंग रूम्स में गुफ्तगू थी या सरगोशियाँ थी, वो पब्लिक में तब आई जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस जो हैं, जिनमें मोहसिन कयानी साहब, बाबर सत्तार साहब, तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इन सब की तरफ से एक ख़त चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भेजा गया, और उसमें उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दीलियाँ होने वाली हैं उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने ये भी लिखा कि किसी और तरह जज को इस तरह आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस हवाले से जो मुशावरत है उसको शफ़ाफ़ होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जजेस को ट्रांसफ़र किया गया तो उनको दोबारा ओथ लेना चाहिए, दोबारा हल्फ लेना चाहिए, और अगर वो हल्फ दोबारा लेंगे तो फिर उनकी सीनियरिटी को ये दूसरे हल्फ से काउंट करना चाहिए। ये ख़त लिखा गया, ये वही जजेस हैं, याद दिलाना ज़रूरी है, जिन्होंने काजी फ़ाइज़ साहब को भी एक ख़त लिखा था जो मुदाखलत या उनके ऊपर दबाव था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के हवाले से। अब ये ख़त तो आ गया, मगर जैसे पिछले ख़त का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो इस ख़त का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और फिर इतलात आई कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो नए 3 जजेस हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इनमें से सिर्फ ट्रांसफ़र नहीं किया गया बल्कि एक जो जज हैं, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब, क्योंकि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2015 से तैनात हैं तो वो अब सीनियर मोस्ट जज बन गए हैं। नवे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन अख्तर कयानी साहब से ज़्यादा वो सीनियर हो गए हैं। अब बात ये हो रही है कि अगर जो चीफ़ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब, उनकी अब एलिवेशन होती है तो फिर मोहसिन अख्तर कयानी साहब विल नॉट बी द सीनियर मोस्ट जज, बल्कि सरफराज डोगर साहब जो हैं वो सीनियर मोस्ट जज होंगे। और जो कयास राय हो रही थी उसमें यही बात थी कि जो अब अगला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बनना है, ये सब बंदोबस्त उसके लिए किया जा रहा है। ये बात इस्लामाबाद में हो रही थी, और अब इसी पे जो रद्द अमल आया है वो बहुत तनकीद हो रही है। कुछ वकला बरादरी की तरफ से भी वो आज हड़ताल भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से देखी गई। ऑब्वियसली बहुत सी बार्स ऐसी भी हैं जिनको इस पे कोई एतराज़ नहीं है, वो जिनके ख़्याल में ये सब आइनी और कानूनी हो रहा है, और चीफ़ जस्टिस साहब की भी जो हम कह सकते हैं रीसेंट स्टेटमेंट्स हैं उनसे यही लगता है कि उनके ख़्याल में इस सारे मामले से कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ये सब सही हुआ है। उनसे पूछा भी गया जो जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात हैं जनरली उसके बारे में, तो उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ और मज़ीद भी करूँगा, तमाम जजेस से गपशप लगाऊँगा। मैं चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान हूँ, हाई कोर्ट जजेस के पास भी गपशप लगाने जाऊँगा, वक्त लगेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो सारे मामलात हैं इन पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब, माहिर कानून हैं,
इसके अलावा जो वकला की पॉलिटिक्स है उसमें भी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते रहे हैं। वेलकम टू द शो बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब। सर, बहुत दिनों से हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर बात हो रही थी, कयासराई भी हो रही थी इस्लामाबाद में, बट बहुत तेज़ी से वी कैन से दैट थिंग्स हैव बीन मूविंग फॉरवर्ड। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतनी तेज़ी से ये सब कुछ हो जाएगा? जी बिल्कुल एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, क्योंकि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस लगाना मकसूद था। आपको पता है जो 6 जजेस का लेटर गया था जिसमें उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज के हवाले से शिकायत की थी और कहा था कि ये हमें अपनी डिसीजन मेकिंग में हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं, हमारे घरों में, कमरों में, बेडरूम्स में कैमरा लगाए हुए हैं, हमारे रिश्तेदारों को किडनैप किया जाता है, उनको उनसे फिर उनके थ्रू हमें पैगाम भेजे जाते हैं। तो ये इन सारी चीजों के बाद ये तो क्लियर था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनमें से किसी को चीफ जस्टिस नहीं लगाया जा सकता, और उनको कंट्रोल करने के लिए फिर यही तरीका था कि बाहर से चीफ जस्टिस लगाया जाए। अब जबकि जुडिशल कमीशन ने और चीफ जस्टिस साहब ने जब ऐलान कर दिया कि हम 10 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस लगाएंगे, तो उसमें चीफ जस्टिस, अभी मौजूदा जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आमिर फारूक साहब, उनकी बारी थी। तो उससे पहले फिर जरूरी था कि एक ऐसा ट्रांसफर किया जाए जो चीफ जस्टिस को चेंज किया जाए, वरना फिर बड़ी मुश्किलात हो जाती हुकूमत के लिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट अगर उनके कंट्रोल में ना रहता। बिल्कुल सही। अच्छा सलाउद्दीन साहब, आज वकला का भी हमने कह सकते हैं रद्द अमल देखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्ट्राइक की सी सूरत हाल थी। पुराने वक्त भी इन अ वे हमें याद आ गए जब इफ्तिखार चौधरी साहब को हटाया था जनरल मुशर्रफ ने, तो उसके बाद जो एक वकला तहरीक थी वो उभर के सामने आई। पर सर, इस दफ़े आज के अगर हम इमेजेस या जो आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उनको अगर साइड पे रख दें तो बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के कि क्या वकला बिरादरी इस दफ़े इस पोजीशन में है कि वो एक मूवमेंट शुरू कर सके। बिकॉज 26वीं आईनी तरमीम हुई, उस पर भी हमने बहुत सख्त बयानात सुने वकला की तरफ से, मगर कुछ हो ना पाया। बहुत डिविजन्स हैं इस दफ़े। डिविजन्स तो हैं हमारे यहाँ। अब हर इदारे में, हर महकमे में इन्फिल्ट्रेशन, चाहे वो जुडिशरी हो या बार एसोसिएशंस हो या कोई और मीडिया भी हो, मीडिया ग्रुप्स भी हो, पिछले कई सालों से एक इस्टेब्लिशमेंट और एजेंसीज की इतनी इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी है कि काफी जो लोग हैं उनकी अब वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उसकी वजह से देयर हैज बीन डिविजन्स विद इन द बार एसोसिएशंस आल्सो। मगर जो अब जब से 26वीं तरमीम का, क्योंकि पहले तो बड़े अच्छे वो सब्ज बाग दिखाए जा रहे थे कि इसमें अब जजेस की अपॉइंटमेंट मेरिट्स पे होंगी, उससे वो वाजे हो गया कि जो तमाम तर जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं अभी तक सारी हाई कोर्ट्स में, तो वो बेसिकली सियासी बुनियाद पे इलेक्शंस हुई हैं। फिर ये कहा जा रहा था कि केसेस जो इल्तिवा का शिकार हैं वो जल्दी चलेंगे, वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि जो डिलेज हैं वो डबल और ट्रिपल हुए हैं, क्योंकि आईनी बेंचेस ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में, आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के बीच में तनाज़ुर है, जिसकी वजह से कभी केस रेगुलर बेंच से आईनी बेंच जाता है, फिर आईनी बेंच से वापस रेगुलर बेंच आता है, तो केसेस तो डिले होते जा रहे हैं। फिर ये कहा जाता था कि आईनी बेंचेस जब लगाई जाएंगी तो आईनी एक्सपर्ट्स उसमें होंगे, जो आइन की बेहतर तरीके से तशरीह की जाएगी। तो ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्टीज जो है वो तो मयार नहीं रहा इन बेंचेस को सिलेक्ट करने में। तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो अब अयां हो चुकी हैं
जिसकी वजह से मैं अब बार एसोसिएशंस में कल सैटरडे को लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, जो सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है पाकिस्तान की, उनकी तरफ से भी कन्वेंशन हुई। उन्होंने भी कहा कि 10 तारीख को हम मार्च करेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रोटेस्ट करेंगे। आज कराची बार एसोसिएशन की तरफ से भी वही बयान आया। इस्लामाबाद बार में तो आज कन्वेंशन हो ही रही है। तो मैं समझता हूं कि जो अब कुछ जो हजरात जो इसमें उनकी डुअल पॉलिसी थी, वो अब जो यंगर जनरेशन है वकला की, वो बहुत जल्द वो फिर उन लोगों को इररेलेवेंट कर देगी। अच्छा बैरिस्टर साहब, तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये जो डिविजन्स हैं जिनका आपने जिक्र किया है कि कन्वेंशंस भी हो रही हैं, क्या ये डिविजन्स हम कह सकते हैं कि एक बार जो है वो इन 26वीं आईनी तरमीम या इन ट्रांसफर्स के खिलाफ है, दूसरी बार जो है वो उसके फॉर है, और इज द डिवीजन विद इन ईच बार? आई मीन, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? हम जैसे लोग जो बाहर से इसको ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है जितनी आपकी है, एट व्हाट लेवल आर दीज डिविजन्स? द डिवीजन ऑब्वियसली बार्स के अंदर भी हैं और इंटर बार भी हैं। कुछ बार्स में फॉर एग्जांपल कोई लीडरशिप कुछ और है, या वही जो मखसूस लीडरान हैं जो 26वीं तरमीम को सपोर्ट करते हैं, वो साथ में ये भी बयान देते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो सिविलियंस की ट्रायल्स कर सकती हैं, और वो भी बिल्कुल सही है। वो इन तमाम, या सिंध में जैसे इश्यूज हैं, ये जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के नाम पे जो मिलिट्री को जमीन दी जा रही है, कनाल्स 6 नए कनाल्स रिवर इंडस से डाल रहे हैं उनको फीड करने के लिए। तो ये वाले जो इश्यूज हैं, उन तमाम लीडरान का एक ही बयान होता है जो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट स्टांस है। प्रो एस्टेब्लिशमेंट स्टांस तो हमेशा वकला बॉडीज में हमेशा ग्रुप तो रहा है जिन्होंने उस लाइन को टोक किया है। सिर्फ अफसोस ये होता है कि कुछ लोग जिनसे तवक्को थी कि वो जमहूरियत पसंद और आइन पसंद स्टांस लेंगे, उनकी तरफ से भी कुछ थोड़ी वेवरिंग हुई है। बट इवन इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट के दौरान आपको याद है एक टाइम पे पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की बीच में डिवीजन हुई थी। पाकिस्तान बार काउंसिल के में प्रो मुशर्रफ वॉइसेस ज्यादा थी। तो ये होता है, बट आई थिंक अल्टीमेटली जो जो यंगर जनरेशन है वो इसको ये जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट स्टांस है इसको वो इररेलेवेंट कर देंगे। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटे से ब्रेक। से वापस आएंगे तो हम सलाउद्दीन साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब से, और हमने ज्वाइन किया है मियाँ रऊफ़ अता साहब ने, ये सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। वेलकम टू द शो सर। रऊफ़ साहब, अभी आप पिछले सेगमेंट में हम सलाउद्दीन अहमद साहब से बात कर रहे थे और हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम और उसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जजेस जिस तरह ट्रांसफ़र हुए हैं, तो अब वकला बिरादरी की तरफ से बहुत एक लेवल पे एहतजाज भी हो रहा है, मगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन सर उसका मौक़िफ़ फ़र्क है, हुकूमत की तरफ झुकाव ज़्यादा पाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल आपकी बात में वजन नहीं है। हम हुकूमत के नुमाइंदे नहीं है, हम वकला के नुमाइंदे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन है। ये आइन की जो बात है, आइन की बात करती है, आइन के साथ खड़ी है, आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है और महफूज अदलिया चाहती है। देखिए, जो जजेस की ट्रांसफ़र हुई है, मैं इसलिए इसको अप्रिशिएट करूँगा कि आइन का आर्टिकल 200 जो है वो दस्तूर के ताबे रह के सदर पाकिस्तान को ये इजाज़त देता है
ओके, वो एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में किसी बजुज रजामंदी उस जज के उसको तबादला कर सकते हैं, लेकिन तबादला करने के लिए उनको चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुशावरत और जो रेलिवेंट कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस से मुशावरत करना इंतहाई जरूरी है। अगर ये इस कॉन्स्टिट्यूशनल जो ये एक फ्रेमवर्क है या ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है, अगर वो मुकम्मल करने के बाद पर तनकीद ये हो रही है, माफ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, जरा वक्त कम है, कि तनकीद ये हो रही है कि ये सिर्फ इसलिए किया गया है कि ताकि जो फैसले अब आगे आने हैं या जिस तरह के केसेस आने हैं उनके ऊपर हुकूमत जितना इन्फ्लुएंस कर सकती है वो कर ले। ये देखिए, ये एक आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ख़दशात का इज़हार कर रही हैं कि अभी तक यहाँ हमारे यहाँ एक लोकल मिसाल है कि किसी गांव में किसी ने इतला कर दी कि पानी आ गया, सब गांव वालों ने कपड़े उतार लिए, बाद में पानी भी नहीं आया और उनके भी कपड़े उतर गए। तो ऐसी बात आने वाला वक्त ही बताएगा। तो मेरा ख्याल नहीं इस तरह की बात होगी। ये इनका जब इनकी ट्रांसफ़र हुई है, कॉम्पिटेंट जज हैं, चूँकि पाकिस्तान जो है वो एक वफाकी जमहूरिया है और इस वफाक में सारे सूबों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिस्सा है, तो उनको उनकी नुमाइंदगी मिली है, एक बड़ा अच्छा गुलदस्ता तश्कील पाया गया है। तो ये मिलजुल कर और ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो जजेस यहाँ पे आए गए हैं, तो इसमें मेरा ख्याल बदनीति को ढूंढना नहीं चाहिए हमें। बिल्कुल सही। सलाउद्दीन अहमद साहब, सर ये भी बहुत अहम नुक्ता है, यह हुकूमत में भी जो कुछ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। अब रऊफ साहब भी यही हाईलाइट करें कि अगर हम आइन को देखें तो ये जो प्रेसिडेंट साहब ने जिस तरह जजेस को ट्रांसफ़र किया है उसके अंदर कोई आईनी, हम कह सकते हैं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। एवरीथिंग हैज़ बीन डन अकॉर्डिंग टू द बुक। देखें, जब आइन में किसी चीज की डिस्क्रेशन दी जाती है तो वो डिस्क्रेशन जो है रीजनेबली और फॉर पब्लिक इंटरेस्ट इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी जस्टिफिकेशन क्या है? मैंने आपको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस के जो लेटर्स वगैरह थे उसका तो ऑलरेडी हवाला दिया है। उसके अलावा ना सदर पाकिस्तान ने, ना जो मुताल्लिका चीफ जस्टिस हैं, ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई वजाहत की है कि क्या वजह थी कि ट्रांसफर दरकार थी। देखें, अगर तो ये था कि केसेस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो तो नहीं है। सबसे ज्यादा पेंडेंसी बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में है, तो ट्रांसफर तो अदर वे राउंड होना चाहिए था अगर इशू था कि हमने पेंडेंसी टैकल करनी है। दूसरा ये अगर जो बात की जाती है कि हम सारे सूबों की नुमाइंदगी चाहते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो अभी हफ्ता पहले जब आप जजेस अपॉइंट करने जा रहे थे, जब बाकायदा अपॉइंटमेंट्स कर रहे थे, तो उस वक्त आपको ये ख्याल क्यों नहीं आया कि कोई कराची से भी वकील ले लें, कोई लाहौर से भी वकील ले लें? उस वक्त तो नहीं आया, क्योंकि मकसद ये था कि आपने एक ऐसे जज को लेना था लाहौर हाई कोर्ट से जो इस्लामाबाद स्लॉट हो के फौरन चीफ जस्टिस बने। वरना अगर सिर्फ फेडरलिज्म की बात होती तो बाकायदा जो नई अपॉइंटमेंट्स हैं उसमें आप फेडरलिज्म की बात की, वो तो किसी भी जुडिशियल कमीशन के मेंबर ने और ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये बात की उस वक्त पे। तीसरा जो इशू है, देखें, आपके अपने जुडिशियल कमीशन के रूल्स हैं जो एक सीनियरिटी प्रिंसिपल कायम करते हैं कि चीफ जस्टिस जो हैं वो टॉप 3 से लिए जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट की एलिवेशंस टॉप 5 से किए जाएंगे। अगर आप विदाउट रीजन आप ये ट्रांसफर्स करते हैं तो फिर आप अपने ही सीनियरिटी रूल्स की आप नफी करते हैं। मसला ये है कि जो भी ये जिस तरीके से काम हुआ है, ये गैर शफाफ तरीके से हुआ है, नॉन ट्रांसपेरेंट तरीके से हुआ है और इसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं आती, जिसकी वजह से हम मजबूर हैं यही परसीव करने के कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से हुकूमत ओपनली नाला थी और उनके ऊपर कोई चीफ जस्टिस लाना था। और इसी कॉन्टेक्स्ट में अगर आपको याद हो कि चीफ जस्टिस साहब ने पहले जब ये सुओ मोटो केस चल रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के लेटर के ऊपर, उसमें तमाम हाई कोर्ट से पूछा गया कि आपके साथ भी इंटेलिजेंस एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो सब हाई कोर्ट्स ने इंडोर्स किया कि जी हाँ, हमारे यहाँ इंटरफेरेंस होती है। उसके बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा
कि ये मामला हम उनकी जो अपना नोट था, उन्होंने कहा ये हम सुओ मोटो में नहीं लेना चाहिए, ये हम सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के प्लेटफॉर्म से टेक अप करेंगे। अब 4 महीने गुजर गए हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल से ने भी कोई टेक अप नहीं मसला किया, वहां नहीं हुआ। सर माफ करिएगा, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं सिर्फ जी रऊफ साहब सॉरी, वक्त जरा कम है सर, आप अपना रिस्पॉन्स दे दें। जो सलाउद्दीन अहमद साहब ने बात की है वो फिर वही उसी तासुर को दोहरा रहे हैं सर कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं वो पसंद नहीं थे। सीनियरिटी के हवाले से मैं बात करूंगा कि जो उनका फरमाना था, वो सीनियरिटी जो थी वो एलिवेशन जो फ्रेश होगी उसके सीनियरिटी के रूल जो है उस उनके तय करने के मुतलका थी। ये तो अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर हुई है, तो जब ट्रांसफर होती है तो वो जो जज है वो अपनी जो सीनियरिटी फ्रॉम द डेट ऑफ एलिवेशन है, जब वो ओथ लेता है उसकी सीनियरिटी वहां से रन करती है, वो अपनी सीनियरिटी को कैरी करेगा साथ। वो जब यहाँ पर आ जाएगा उसकी सीनियरिटी इंटैक्ट रहेगी, वो आप चेंज नहीं होगी यहाँ पे। तो मेरा उनसे थोड़ा सा डिफर है, इसमें डिफर करता हूँ, इस चीज पे थोड़ा सा इख्तलाफ रखता हूँ इस चीज से। उनकी सीनियरिटी इंटैक्ट रहेगी, जिस सीनियरिटी की बुनियाद पे उनको सीनियर कानूनी जज का जो दर्जा दिया गया वो बिल्कुल ठीक किया गया है। मेरे ख्याल में इसमें कोई आईनी ऐसी खिलाफवर्जी नहीं की गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का लिए वक्त निकाला। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कुछ हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सिक्योरिटी सूरत हाल पे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान में ओवरऑल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है। पिछले दिनों में हमने देखा कि एक तरफ जो ऑपरेशंस थे, काइनेटिक ऑपरेशंस जिसको कहा जाता है, वो तो जारी ही थे, मगर इसके साथ आर्मी चीफ ने मुलाकात भी की सियासतदानों के साथ पेशावर में, जहां उनसे फीडबैक भी लिया उनसे कि किस तरह इस मसले से निपटा जाए। उसके बाद लगा कि शायद ये भी क़यासराई की गई कि शायद कोई पॉलिसी में तब्दीली आएगी, मगर अभी तक पॉलिसी जो भी हो, जिस तरह भी उसको शेप दिया जाए, जो इस तरह के वाक़यात हैं उनमें कोई ख़ास कमी हमें मुल्क में नज़र नहीं आ रही। पिछले दिनों में ही डॉन अखबार में एक रिपोर्ट छपी, इट वाज बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड बाय अ थिंक टैंक पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटी स्टडीज़। उनके जो नंबर्स थे जो सामने आए तो उनमें कहा गया कि जनवरी के अंदर कम से कम जो है 70 जो दहशतगर्द हमले हैं वो रिकॉर्ड किए गए। इन हमलों में 90 से ज़्यादा अफराद की जान गई, जिनमें से 35 सिक्योरिटी एहलकार थे, 20 आम शहरी थे। ये काफ़ी हाई नंबर्स हैं अगर आप देखें। वैसे पिछले साल के बारे में भी यही बात हम करते रहे कि नंबर्स आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सिर्फ अटैक्स के बल्कि जो कैजुअल्टीज़ हो रही हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले दिनों में ही डेरा इस्माइल ख़ान में भी एक वाक़या हुआ, जो नामालूम अफराद ने कार पर फायरिंग की, 4 लेवरीज अफराद जो थे उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। गाड़ी जो थी वो उस पर को भी नुकसान हुआ। इसके साथ साथ बलूचिस्तान के ज़िला कलात में भी 1 फरवरी की रात को एक वाक़या पेश आया। वहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस कार्रवाई कर रही थी, उन्होंने 20 से ज़्यादा दहशतगर्द जो है वो तो मारे, मगर उसके बाद ये भी मालूम हुआ कि सिक्योरिटी फोर्सेस के 18 एहलकार जो है वो भी शहीद हुए। इस सूरत हाल पे बात करने के लिए साथ मौजूद है एहसानुल्लाह टीपू महसूद साहब, डायरेक्टर है खुरासान डायरी। वेलकम टू द शो सर। जी सर, नंबर्स अगर देखें तो काफ़ी सिचुएशन में कोई हम कह सकते हैं कमी हमें नज़र नहीं आ रही इन टर्म्स ऑफ जस्ट शेयर नंबर्स अगर बात करें तो। हाँ बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में बलूचिस्तान में नहीं, वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी सिचुएशन है तो उसमें कोई सच बेहतरी नहीं आई। गवर्नमेंट की तरफ से भी IBOs के नाम पे वो जो ऑपरेशंस हो रहे हैं लिमिटेड स्कोप में, लेकिन दूसरी तरफ से भी हमले हो रहे हैं, और दूसरी तरफ से वो जो बिल्डअप हो रहा है मिलिटेंट्स का वो भी अपनी जगह पे फिलहाल कायम है। अफगानिस्तान के साथ मामला चल रहे हैं डिप्लोमेटिक फ्रंट पे भी। अच्छा, ये आयु के कोई हमारी पॉलिसी में तब्दीली आई है काबुल की तरफ? पॉलिसी मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है इस दफ़ा यानी दोनों ऑप्शन वो टेबल पे रखेगा कि काइनेटिक एक्शंस भी हो, यानी काउंटर टेररिज्म जो एफर्ट्स हैं वो भी जारी होंगी अगर अफगानिस्तान से कोई हमला होता है या कोई बड़े तर्ज का, और साथ साथ में ये जो डिप्लोमेसी वगैरह है उनको भी हम मौका देंगे कि उसके यानी उस फ्रंट पे भी मामला अगर बेहतर हो सके तो वो भी मौका मिलना चाहिए। और इस सिलसिले में KP गवर्नमेंट काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है। अली अमीन साहब जो हैं कुछ ये भी इतलाते हैं कि वो एक डेलीगेशन भेजना चाह रहे हैं अफगानिस्तान इसी सिलसिले से सिक्योरिटी की वजह से, और फेडरल गवर्नमेंट को वो कॉन्फिडेंस में लेंगे।
तो मेरे ख्याल में कि एक एफर्ट हो रही है, और जब से सादिक खान साहब आए हैं स्पेशली इन्वॉय के तौर पे, तो वो एफर्ट्स हमें वो चीज़ें नज़र आ रही है। लेकिन जो मामलात हैं उसमें यानी अफगानिस्तान को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब जो इतलात आ रही हैं कि वहाँ पे गवर्नर बादगीस का गवर्नर है, उसका बेटा जो है वो किसी हमले में वो मुलविस था, बल्कि एक IBO में वो मारा गया DI खान में। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो माजी में भी हुई और मजीद भी होंगी, क्योंकि एक चीज़ समझनी चाहिए कि जो ये जो वाकया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं सर, तो आप ये कह रहे हैं कि ये वाकया ये क्या कोई उनके अफगान तालिबान के दरमियान हम कह सकते हैं कि कोई लड़ाइयाँ हैं या फ्रैक्शंस हैं जिसकी वजह से ये वाकया हुआ है, या कोई और वजह है? ये अफगान तालिबान की इंटरनल डिफरेंसेस की जो बात हो रही है, तो ये हम 2008-9 से ये चीज़ें सुन रहे हैं कि हक्कानी नेटवर्क जो है वो अपनी लीडरशिप की बात नहीं सुन रहे, जो स्पिरिचुअल लीडर उस वक्त यानी मंसूर हुआ करते थे, उससे पहले मुल्ला उमर वगैरह। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो ये तालिबान की अपनी एक इंटरनल वो भी है, एक टैक्टिक्स आप वो कर, उन्होंने डिफरेंट वो फ्रंट्स रखे हुए हैं। यानी UAE को इंगेज करेंगे हक्कानी नेटवर्क के जरिए, कतर को इंगेज करेंगे वो कंदहारी के जरिए, पाकिस्तान को इंगेज करेंगे किसी और फ्रंट के जरिए। तो ये यानी उनको भी वो यानी सूट करता है, वो सूट करता है। और ये इंसर्जेंसी मिलिटेंसी में ये चीज़ें बड़ी आम सी होती हैं कि वो प्रिटेंड करते हैं लेकिन इंटरनली वो मैं आपस में मिले होते हैं। तो इस वाक़े का हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन से क्या ताल्लुक है? इसका ये कि जिहादीस जो हैं ये नेशन स्टेट उन चीज़ों पे बिलीव नहीं रखते। वो हो सकता है अफ्रीका से एक बंदा आके यहाँ पे वजीरिस्तान में, और ये माजी में हुआ है, वो सब डॉक्यूमेंटेड है वो चीज़ें, कि अफ्रीका, सूडान से, सोमालिया से लोग आके यहाँ पे लड़ते थे वजीरिस्तान में, कि उनकी शक्लें डिफरेंट, ज़बानें डिफरेंट, हर चीज़ वो मुख्तलिफ, लेकिन यहाँ पे उनका जो आइडियालॉजी है तो वो सबको यानी वो अट्रैक्ट करती है। तो अभी भी ये हो रहा है कि अफगानिस्तान से अभी तो इसका नाम आ रहा है कि गवर्नर का बेटा यहाँ पे मारा गया, तो इससे पहले भी काफ़ी तादाद में लोग आते थे यहाँ पे, वो लड़े भी हैं, उन्होंने खुदकुश हमले भी किए हैं। तो ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये जो आइडियोलॉजिकल फ्रंट पे, और उस फ्रंट पे हमारी कोई तैयारी नहीं है, काइनेटिक है उस पे यानी हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो नजरियाती वो एंगल है उसको हमने बिल्कुल इग्नोर रखा हुआ है, और जिसकी वजह से हम मार भी खा रहे हैं। यानी वहां पे प्रॉपर जो रिक्रूटमेंट का अगर आप रेशियो देख लें तो वो तो उनकी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो बढ़ता जा रहा है। तो इसकी क्या वजह है सर? I mean, क्यों रिक्रूटमेंट आप कह रहे हैं, जो मुझे समझ आया आपकी बातों से, कि TTP की रिक्रूटमेंट पाकिस्तान में बढ़ रही है, अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में। अफगानिस्तान में तो फोकस पाकिस्तान इसलिए मैं कह रही थी, तो वजह क्या है इसकी? इसकी वजह सबसे बड़ी जो है वो तो एक जो हमारे गवर्नेंस के इश्यूज हैं लोकली, यानी ट्राइबल एरिया को आपने मर्ज किया, लेकिन वो चीज़ें जो आपने कमिटमेंट की थी वो चीज़ आपने एक्सटेंड नहीं की। वहाँ पे जुडिशरी, पुलिस रिफॉर्म्स, बाकी जो डेवलपमेंट वगैरह है वो चीज़ें नहीं हुई है सच। यानी मेरे पास खुद लास्ट वीक यहाँ पे वजीरिस्तान से जो महसूद है, वहाँ के कुछ एल्डर्स वगैरह, जो कुछ यूथ जो एक्टिविस्ट है वो आए, उन्होंने उन्होंने ऐसी बातें बताई कि वो वहाँ पे अगर आप किसी वो तहसीलदार लेवल का जो बंदा है तो वो भी हो सकता है उसको रिजॉल्व कर दें, लेकिन वो बेचारे यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की हद तक भी गए, फेडरल गवर्नमेंट यहाँ पे भी इशू उठाया है, सिक्योरिटी के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जो मामलात वहाँ पे देख रहे हैं, और उनकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है हर चीज़ में वहाँ पे, तो उनसे भी उन्होंने कई मौकों पे ये मामलात को उठाया, लेकिन कोई उसकी बात वो नहीं सुन रहा। तो मेरे ख्याल में कि गवर्नेंस जो है सबसे बड़ा इशू ये एग्जैक्टली जो फीड कर रहा है मिलिटेंसी को, इंसर्जेंसी को, और इसी चीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं मिलिटेंट ग्रुप। सर वेरी क्विकली, जब सादिक खान साहब दूसरी दफे बने हैं स्पेशल एनवॉय, तो वो जो काम कर नहीं सके वो अली अमीन गंडापुर साहब एक डेलीगेशन भेज के कैसे कर लेंगे? आई मीन, आर यू एक्सपेक्टिंग कि उससे कोई बहुत ज्यादा रिजल्ट आ जाएगा? नहीं, मुझे लग रहा है कि बैरिस्टर सैफ साहब और सादिक खान साहब इनकी अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से, आपस में भी और अफगानिस्तान के हवाले से भी ऑन द सेम पेज। हाँ, तो वो मुझे लग रहा है कि यानी केपी गवर्नमेंट तो क्लेम कर रही है कि ये हम एक इनिशिएटिव इनिशिएट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट की जरूर इसमें वो होगी, मर्जी शामिल होगी, और खासकर सादिक खान साहब भी, क्योंकि अफगानिस्तान के जो मामलात हैं वो सादिक खान साहब देख रहे हैं, कोई समझ भी नहीं सकता। और वो यानी और जहां तक मैं उसको जानता हूं तो वो मुझे नहीं लग रहा कि किसी और को कि वो मुझे बाईपास करके, माजी में हुआ था वो जो फैज साहब के टाइम पे मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो सादिक खान साहब ने उसको अपोज किया था कि मामलात होने चाहिए स्टेट टू स्टेट, मुज़ाकरात वगैरह जो भी हो, स्टेट को एक नॉन स्टेट एक्टर के साथ मुज़ाकरात नहीं करने चाहिए। तो फिर उसका रिजल्ट भी हमने देखा। तो मुझे लग रहा है कि केपी गवर्नमेंट जो है जरूर सादिक खान साहब को भी कॉन्फिडेंस में लेके कि ये हम इनिशिएट करने जा रहे हैं, और ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, ट्रेडिशनल इन सेंस कि वो आप ट्राइबल कबायली जिरगा हैं, उलमा कराम हैं, लोकल जो स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी अफगानिस्तान में एक है, वहाँ पे लोग उनको सुनते भी हैं, उनके ताल्लुकात भी हैं, ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है उनका बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है,
अफगानिस्तान में, जो पाकिस्तान और खासकर जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं, तो मेरे ख्याल में मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, लेते हम एक छोटी सी ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो नई ट्रंप इंतज़ामिया बहुत तेज़ी से फैसले कर रही है, नई पॉलिसीज़ बना रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे अमेरिका का, नई जो ट्रंप इंतज़ामिया है उसके जो तेज़ी से वो फैसले कर रहे हैं, जिसका असर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। उनमें से एक फ़ैसला यही है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है कि जो दूसरे ममालिक को इमदाद मिलती थी अमेरिका की तरफ से, उस पर 90 दिन की पाबंदी लगा दी है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू सदर ट्रंप ने ये मुअत्तल किया है इस एड को कि किसी भी गैर मुल्की या मुल्क को जो ये इमदाद दी जा रही है इसके ऊपर फौरी तौर पर अमल दरामद रोक दिया गया है, और जब तक ना कोई नया फ़ंड जारी होगा, ना ही मौजूदा मुआहदों में तोसी की जाएगी, जब तक हर मुआहदे को नया या पुराना उसका जायज़ा ना ले लिया जाए और नए सिरे से उस पर ना दी जाए मंजूरी। दी ओनली एक्सेप्शंस टू दिस जो हैं वो ये हैं कि जो खुराक की हंगामी इमदाद है, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड जो फूड के हवाले से है, और इसराइल और मिस्र को जो फ़ौजी इमदाद मिल रही है, उनको इस्तिस्ना दी गई है इस फैसले से। ये बहुत एक अहम भी फ़ैसला इसलिए क्योंकि याद रखना चाहिए कि अमेरिका जो है वो बैनुल अक़वामी इमदाद के हवाले से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क करार दिया जाता है। इस सारे इशू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, मुआशी तज्ज़ियाकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी खुर्रम साहब, ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि अमेरिका की इंतज़ामिया जब भी कोई फ़ैसला करती है तो उसका एक बहुत बड़ा असर होता है, दुनिया पे पड़ता है। US एड या जो इमदाद है वो तो खैर उसका तो ताल्लुक़ ही सारी दुनिया से है, तो आपके ख़्याल में इसका कोई बहुत कितना असर आपको नज़र आ रहा है इमीडिएटली टिल द एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स के इवेंचुअल फ़ैसला क्या करना है? अरफा, इतना बड़ा इम्पैक्ट फिलहाल नहीं नजर आ रहा है इसका। जो इदारा ये लोग बंद कर रहे हैं वहाँ अमेरिका में, अपनी गवर्नमेंट का US एड जिसको कहते हैं, उसके तहत पाकिस्तान के लिए 2024 में मिसाल के तौर कोई $200 मिलियन बजट किए गए थे इमदाद देने के लिए, जिसमें से सिर्फ कोई $30 मिलियन जो है वो पाकिस्तान की इंटरनल जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी तरफ आ रहे थे। बाकी पैसे तो उनके इंटरनली अपनी इकोनॉमी में पाकिस्तान आती नहीं है, वो तो वहीं पे सारे सेटलमेंट्स उनके हो जाते हैं। तो $30 मिलियन और वो जो NGOs जो इन पैसों को आगे इस्तेमाल कर रही थी प्रोजेक्ट्स चलाने के लिए, वो तो ऑलरेडी बंद हो चुकी है। तो जब ये 90 डे का फैसला आया था तो कोई 100 से लेके 150 तक मेरे ख्याल में एम्प्लॉइज हैं इनके कंबाइंड, और $30 मिलियन का इम्पैक्ट है, जो बाय इटसेल्फ इतना बड़ा नहीं है। लेकिन जो फिलहाल सिग्नल निकल रहा है, मेन चीज वो है, और वो ये कि ट्रंप जनाब आला ट्रंप जो है वो अमेरिका को तमाम उसकी जो ग्लोबल कमिटमेंट्स थी उनमें से निकाल रहे हैं। और शुरुआत अगर हुई है US एड से तो आगे जाएगी ये चीज। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से ऑलरेडी निकाल दिया है, और जैसे जैसे आगे चलेंगे तो तमाम और इदारे हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, और अगर एक एक करके इन सब से भी अमेरिका विथड्रॉ करना शुरू कर दे तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं लेकिन पूरी दुनिया बहुत इससे मुतासर तो होगी। और ट्रंप, जनाब आला ट्रंप ने तो कह दिया कि उनको परवाह नहीं है कि इसका दुनिया में क्या इम्पैक्ट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का सोच रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट जो उनके ख्याल में एक पॉलिसी वो फॉलो कर रहे हैं। और दूसरी चीज जो वो जिस नजर से खुर्रम साहब, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया है कि पाकिस्तान के ऊपर ऑब्वियसली इमीडिएटली कोई बड़ा पड़ेगा, बट सर अगर आप यही फैसला जो है इसका असर देखें पूरी दुनिया के ऊपर, तो आप उसको किस तरह जज करेंगे? नहीं, देखिए, US एड के पैसे बंद करने से पाकिस्तान के ऊपर इतना बड़ा असर नहीं पड़ेगा किसी भी नजर से उसको देखें। सर दुनिया का पूछ रही थी अब मैं, पाकिस्तान का तो आपने बता दिया। नहीं, दुनिया में भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। काफी मुल्क हैं जहां पे जैसे ह्यूमैनिटेरियन एड के कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, इंडोनेशिया जैसा है,
कई हैं जहां पे बहुत इमरजेंसी हैंडल करने के लिए पैसे दिए गए हैं। वो मुल्क और वो वाले प्रोजेक्ट जरूर मुतासिर होंगे, लेकिन इसका कोई ग्लोबल इम्पैक्ट उस तरह से फिलहाल नहीं आएगा। यूएसएड इतना बड़ा इदारा नहीं है कि वो दुनिया की मईशत को इम्पैक्ट कर सके या डिस्टेबलाइज कर सके। अलबत्ता चंद ह्यूमैनिटेरियन प्रोजेक्ट्स और इमरजेंसी रिलीफ प्रोजेक्ट्स लाजिम मुतासिर होंगे, लेकिन सिग्नल इज मोर इम्पोर्टेंट यहाँ पे। द सिग्नल कि अब हम लोग दुनिया की परवाह नहीं करेंगे और जो इदारे हमारे इंटरेस्ट डायरेक्टली सर्व नहीं कर रहे उनसे हम लोग विथड्रॉ कर जाएंगे, तो बहुत और फिर ऐसे इदारे आते हैं टारगेट लिस्ट में, जिनका जिक्र अभी मैंने किया था, वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो या यूनाइटेड नेशंस हो। वहां से फिर हमें देखना होगा कि क्या इम्पैक्ट आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, आपने हमारे निकाला। नाज़रीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।